हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो है PYQ सॉल्व कर रहे हैं, वो भी यूनिट वाइज। कल की क्लास में मैंने हिंदी कहानी का PYQ मैंने सॉल्व करवाया था 2022 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था कल की क्लास में। ठीक है, और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं यूनिट 6 हिंदी उपन्यास का PYQ फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है, 2022 से लेकर 2023 तक के उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप सभी को पता है ना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जिन्होंने पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे, है ना। कविता से भी मैंने कराया है PYQ और हिंदी कहानी का भी। ओके, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपर्युक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है या किस उपन्यास से लिया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी से, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु या श्यामा स्वप्न। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, देवरानी जेठानी की कहानी से जो है ये प्रसंग लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो है पात्र दिए गए हैं। ठीक है, पात्र को जो है सुमेलित करना है। ठीक है, शकुन और बंटी। ठीक है, एक ही उपन्यास के पात्र हैं। शकुन का बंटी हो जाएगा। महामाया अघोर भैरव। ठीक है, महामाया का अघोर भैरव हो जाएगा। पार्वती का होगा दूसरा राम बोला, पार्वती और राम बोला। और हलीमा का हो जाएगा सौदागर सिंह। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 4 2 1, है ना। 3 4 2 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। आपको बताना है झूठा सच उपन्यास में इसमें जो है क्या क्या वर्णित है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल बी या डी सही है, केवल बी, ए या बी सही है, केवल बी या सी सही है, या केवल ए और सी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी और डी सही है, यानी विभाजन की भयोत्पादक आशंका, और डी सही हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा केवल बी और डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? आपको बताना है परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देखते हैं। शेखर, पात्र दिए गए हैं यहाँ पे जो है पात्रों का जो है चयन करना है। शेखर का हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पात्र दिए गए हैं। ठीक है, एक ही उपन्यास के 2 पात्र दिए गए हैं, एक मेल और फीमेल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है उपन्यास में आपको 2 बार देखने को मिला, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्त्री पात्र और पुरुष पात्रों को। ठीक है, आगे देखेंगे। सीलिया का हो जाएगा माता दीन। ठीक है, सीलिया का माता दीन। जयदेवपुरी का दूसरा हो जाएगा तारा। ठीक है, तारा। बाण भट्ट निपुणिका, यानी ये एक दूसरे के जो है मतलब आप उपन्यास पढ़े होंगे, है ना, बाण भट्ट की आत्मकथा, तो उसमें बाण भट्ट निपुणिका का जो है उसमें चर्चा हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, है ना। 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। अभी जो है हम 2022 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका बंटी में कौन क्या क्या इसमें जो है वर्णित है, देखते हैं।
इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, ठीक है, केवल बी और सी। बालक में असुरक्षा की भावना और मातृ प्रेम की लालसा, ठीक है। आप लोगों ने आपका बंटी उपन्यास ज़रूर पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके पास अगर दृष्टि की बुक है तो उसमें बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है, नो डाउट, बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर आप उसमें से सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिएगा बहुत सारी गलतियाँ हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में दृष्टि की बुक का जो प्रैक्टिस सेट दिया है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, ओके। तो आप लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कई जगह ऑप्शन गलत दिया है, कई जगह प्रकाशन वर्ष गलत दिया है ना। देखेंगे 7वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। पहले जो है कौन सा उपन्यास आएगा, सबसे पहले आएगा झूठा सच, ठीक है। झूठा सच 1958, 2 भागों में है ना, 1958। पहला भाग जो है 1958 में है और दूसरा भाग जो है इसका 1960 में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट देंगे, 1958 ही हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद जो है आपका बंटी। आपका बंटी कब है, 1971 में है, ठीक है, 1971 में है। धरती धन्य अपना, धरती धन्य अपना 1972 में है, ठीक है, 1972 में। मैया दास की माड़ी 1988। तो आप लगा लीजिए, देख लीजिए, मिलान कर लीजिए आप सभी। सही जवाब हो जाएगा CABD, है ना, CABD, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है, सही है ना, CABD सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न आप ले लीजिए 100%, 200% आना ही आना है, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, ठीक है। हर यूनिट से ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे देखते हैं, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण या कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, राग दरबारी उपन्यास में जो व्यक्त हुए हैं वो हैं, सबसे पहले हो जाएगा बी, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना है, और डी हो जाएगा कस्बाई जीवन का व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी और डी। देखते हैं ऑप्शन में बी और डी कहाँ है। ऑप्शन बी और डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न आ जाए नेट में तो क्या बात है, JRF हो जाएगा सबका, है ना, JRF कह रही हूँ, JRF। ऑप्शन डी, अर्धनारीश्वर जो रचना है वो अमृतलाल नागर का नहीं है, किसका है फिर, विष्णु प्रभाकर का, है ना। चलिए आगे देखेंगे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता है। ऑप्शन ए है हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऑप्शन बी, इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। ऑप्शन सी है पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्यपूर्ण है। ऑप्शन डी है शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसमें देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पे बी और डी, ठीक है, बी और डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह तो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान
के किन पात्रों के मध्य हुआ है। यह जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है किन पात्रों के मध्य ये संवाद हुआ है। तो आप तो मान के चलिए गोदान से जो है प्रश्न 100% हर साल पूछा जाता है। हर साल क्या है, मतलब साल में 2 बार नेट का पेपर होता है और हर बार आपको गोदान से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और उपन्यास से मिले या ना मिले, लेकिन गोदान से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर कथन ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? गोविंदी और मेहता। गोविंदी जो है मेहता से कहती है ये कथन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोविंदी और मेहता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले कौन सा उपन्यास आएगा, देख लीजिए आप लोग ऊपर। सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी 1870, है ना, 1870 देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त, है ना। उसके बाद कौन सा उपन्यास आएगा? उसके बाद आएगा परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास 82, 1882, ठीक है, 1882। उसके बाद आएगा निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास, है ना। निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है, किसका उपन्यास है? तो राधा कृष्ण दास। 90 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 90। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन वर्ष है 1886, ठीक है, 1800 यहाँ पे 86 लिख लीजिए, चाहे 1886 लिख लीजिए, ठीक है। प्रकाशन वर्ष मैंने बता दिया, आप लोग जो है मिलान कर लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा CBDA, है ना, CBDA राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी CBDA। आगे बढ़ेंगे अब। अगला प्रश्न है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? यह कथन जो है गोदान उपन्यास से है, किन 2 पात्रों के बीच ये कथन हुआ है, संवाद हुआ है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मालती मेहता से कहती है ना, मालती जो है मेहता से कहती है। अभी देखिएगा क्वेश्चन ये रिपीट भी है, शायद 2023 में भी पूछा गया है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र कौन सा है इसमें? परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र हो जाएगा लाला मदन मोहन, ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी सर्वसुख बनिया, देवरानी जेठानी की कहानी सर्वसुख बनिया। शेखर एक जीवनी, शारदा, गोदान, गोविंदी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 3 4 1, है ना, 2 3 4 1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, ऑप्शन सी है सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, या काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम और काम का द्वंद्व, ठीक है, इसका भी चित्रण है, और बी पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, है ना। ए और बी सही जवाब होगा, ठीक है, ए और बी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी है? ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग का ही ये कथन दिया गया है। ये किस उपन्यास से है
ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है देवरानी जेठानी की कहानी, यानी आपको पता है ये भी चल रहा है, आरंभ की पंक्तियाँ भी पूछी जा सकती हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है? देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय हो जाएगा ऑप्शन ए उदात्त प्रेम और ऑप्शन बी लोक संस्कृति का सजीव और रसक्त अंकन। ठीक है, ए और बी सही जवाब होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? देख रहे हैं, इस तरह का प्रश्न जो है बहुत पूछा गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। राग दरबारी कब का है? तो 1968 है ना। मैं 68 लिख देती हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, 1968। अंधेरे बंद कमरे में 71 है, 1971। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। मैला आंचल कब का है? 1954 है ना, 1954। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा CDAB है ना, CDAB। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, CDBA। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धरती धन्य अपना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर या आपातकाल पर? नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करना है आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। धरती धन्य अपना उपन्यास में जो है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि है ना, और बी हो जाएगा दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है ये। ठीक है, ए और बी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी, ए और बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित कौन कौन सा उपन्यास है। तो आप सभी को पता है मानस का हंस और खंजन नयन। ठीक है, मानस का हंस तुलसीदास पे आधारित है और खंजन नयन सूरदास पे, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में वर्णित है। आपको बताना है तमस उपन्यास में जो इसमें से क्या क्या वर्णित है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक द्वेष या अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। तमस में अंग्रेजों की दयनीय स्थिति है क्या? है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। बिल्कुल है। चलिए यहाँ पे बताती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी और डी, विभाजन की पृष्ठभूमि, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। सही जवाब होगा यहाँ पे। सॉरी, मैं आप लोगों से पूछ भी रही हूँ और गलत बता रही हूँ, बताओ। सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, विभाजन की पृष्ठभूमि और सांप्रदायिक द्वेष। ठीक है, बी और सी सही जवाब होगा। तभी मैं आप लोगों से पूछ रही थी यहाँ पे कि अंग्रेज़ों की दयनीय स्थिति है क्या तमस उपन्यास में। अंग्रेज, सारे फसाद के जड़ तो अंग्रेज ही रहते हैं, है ना। बी और सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाँ एक बात और मैं आप सभी को बता दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कुछ गलत बोल देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं ट्रिक लगाती हूँ सही पे और बोल देती हूँ गलत, है ना। तो ऐसा बहुत कम ही होता है, कभी कभार हो जाता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। लेकिन आप लोग जो है बता देते हैं मुझे कि मैम इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा साथ दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? कृष्णा सोबती जो महिला उपन्यासकार हैं, जिसमें मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती,
जो मेन उपन्यासकार हैं, महिला उपन्यासकार है ना, उनके उपन्यासों को आप लोग ध्यान रखिएगा। उषा प्रियंवदा हो गई है ना, मैत्री, पुष्पा, इन सभी के उपन्यास जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो आएगा समय सरगम। चलिए प्रकाशन वर्ष बताती हूँ पहले। समय सरगम का प्रकाशन वर्ष है 2000, ठीक है, 2000। और जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष है 1979 यानी 79, ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे का 72 हो जाएगा 1972, ठीक है। दिलो दानिश का हो जाएगा 93। दिलो दानिश ई आ रहा है ना, तो 93 में भी ई आ रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा दिलो दानिश। 1 2 भी याद रहेगा ना आप सभी को, 1 तो छोड़ ही दीजिए। अब क्वेश्चन जो है एग्जामिनर भी समझ गया है कि बच्चे पकड़ लेते हैं, तो 2 को याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन को आप आंसर पकड़ लेंगे, ठीक है। तो दिलो दानिश जो है 93 होगा। 93, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आएगा सूरजमुखी अंधेरे में है, ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे में है सी। उसके बाद जो है जिंदगी नामा बी, ठीक है। उसके बाद जिंदगी नामा आएगा, फिर दिलो दानिश, फिर ऑप्शन ए, ठीक है। सी बी डी ए, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है उपन्यास दिए गए हैं, उपन्यास के नाम, और यहाँ पे जो है कौन से उपन्यास में किस गांव का जिक्र हुआ है ये आपको बताना है। कूट में आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए आप सभी, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। पंजाब, जिंदगी नामा उपन्यास में जो है पंजाब राज्य का जिक्र हुआ है। पूर्णिया जिला किस उपन्यास में आया है? पूर्णिया जिला मैला आंचल में है ना, मैला आंचल। शिवपालगंज राग दरबारी, और गंगोली गांव जो हो जाएगा आधा गांव। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, 4 3 2 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये आपको एक नया प्रश्न है ना। परीक्षा गुरु उपन्यास के अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आप लोगों ने उपन्यास पढ़ा होगा, तो उसमें जो है किसी उपन्यास में 41 परिच्छेद, किसी में 36, जैसे उसमें गोदान में 36 जो अध्याय है उसमें, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर, यानी अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकरण, ठीक है। परीक्षा गुरु में जो है आप अध्याय या परिच्छेद नहीं कह सकते हैं, प्रकरण में विभाजित है सभी जो वहाँ पे दिए गए हैं ना, प्रकरण उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग गलतफहमी में मत रहना कि परिच्छेद भी हम कह दें तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपर्युक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? यानी ये आप जो भूमिका से पूछा गया है, ठीक है, किस उपन्यास की भूमिका से पूछा गया है, लेखक द्वारा ही, ठीक है। जिंदगी नामा राइट आंसर हो जाएगा, जिंदगी नामा उपन्यास से लिया गया है कथन ये। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? कितना आसान प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न पिछले साल जिन्होंने भी पेपर दिया हो उनको पता होगा कि पूछा जा रहा है कि नहीं, है ना। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास, है ना, उपन्यास सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास में किस शहर का वर्णन नहीं हुआ है?
है ना। जो भी आप पढ़ रहे हैं उपन्यास नाटक, इसमें किस किस शहर का किस गांव का वर्णन है वो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने नोट पहले से बना रखा है, नोट्स बना रखा है, उसमें आप लोगों ने ज़रूर नोट किया होगा। रिवीजन करते रहिएगा, बहुत जल्दी भूलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कानपुर जो शहर है, कानपुर का वर्णन नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। झूठा सच में दिल्ली शहर का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? यह कथन किस उपन्यास का है? यह कथन जो है गोदान उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा यह कथन जो है किस पात्र का है, कौन सा पात्र कहता है मुझे उन लोगों से ज़रा सा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। ठीक है, ये कथन पढ़ के आप जान जाएंगे कि किसका है। ज़रूर बताएंगे आप लोग, बताते नहीं हैं आप लोग, मुझे बहुत दुख होता है ना। कमेंट ही नहीं करता कोई भी, कम से कम थोड़ा कमेंट तो कर दिया करिए, मुझे पता तो चले कि हाँ आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। तो रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी रही। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? ये आप सभी को पता है, ऑस्ट्रिया राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कि इस उपन्यास में जो है गीतों के साथ जो है बाबा फरीद शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का जो है प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ज़िंदगी नामा में है ना। ज़िंदगी नामा आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, मैला आंचल के स्त्री पात्र में कौन कौन से हैं? मैला आंचल के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? तो देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 2, 4 फुलिया हो जाएगी मैला आंचल की, है ना, फुलिया रहती है। और आभा रानी गौड़ पात्र है, आभा रानी। 5वां मंगला देवी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 5। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शंस 2, 4, 5, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, तमस उपन्यास के पात्र कौन है? तो पहले तो हो जाएगा हरनाम सिंह, है ना, तमस उपन्यास का हरनाम सिंह होता है। फिर हयात बख्श भी है, देवदत्त। 3, 4, 5, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 3, 4, 5। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों के सहयोग लिया है। मानस का हंस उपन्यास आशा करती हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। वहाँ पे जो है पुस्तकों के वहाँ पे अमृतलाल नागर ने जो है कई पुस्तकों का वर्णन किया है। उन पुस्तकों का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किस पुस्तक के रचनाकार कौन है ये भी बताया गया है वहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे उस पुस्तक के रचनाकार तो नहीं दिया गया है, पूछा गया है अमृतलाल नागर ने इनमें से किन पुस्तकों का सहयोग लिया है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 4, 5 तुलसी काव्य मीमांसा, है ना। और चौथा हो जाएगा काशी का इतिहास और अकबर। ठीक, राइट आंसर होगा हमारा 1, 4, 5, ऑप्शन डी सही जवाब है, 1, 4, 5। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, शेखर एक जीवनी भाग 1, यहाँ पे जो है खंड दिए गए हैं। ठीक है, चारों खंड दिए गए हैं और किस खंड का क्या नाम है ये आपको उससे जो है मिलान करना है। ठीक है, प्रथम खंड का क्या नाम है शेखर एक जीवनी का? ये खंड आपको बिल्कुल एकदम
याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में याद होना चाहिए आप सभी को, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का प्रथम खंड का नाम है उषा और किरण, ठीक है। द्वितीय खंड का नाम हो जाएगा बीज और अंकुर, है ना। पहले उषा और किरण, फिर बीज और अंकुर, उसके बाद आएगा प्रकृति और पुरुष। तृतीय खंड का हो जाएगा प्रकृति और पुरुष, हाँ ठीक है। चतुर्थ खंड का नाम है पुरुष और संपत्ति, है ना। राइट आंसर हमारा यही होगा। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 3 1 4 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। इन उपन्यासों को जो है प्रथम पहले के बाद के क्रम में लगाना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4। देखते हैं ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। 2 5 1 यहाँ पे 3 होगा, फिर 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन मैंने थोड़ा गलत टाइप कर दिया है, मैं आपको प्रकाशन वर्ष एक बार बता देती हूँ। देखते हैं राग दरबारी 1968, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। राग दरबारी 1968। मैला आंचल जो है 54 हो जाएगा, पहले भी हम ये मैंने बता दिया है। आपका बंटी 71 हो जाएगा, आपका बंटी, है ना, 71 होगा। मानस का हंस 72 हो जाएगा, ठीक है। और झूठा सच 58 हो जाएगा, ठीक है। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जो रिकॉल होता रहे, आप रिवाइज होता रहे, आप सभी का आपको याद है, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन रिवाइज करना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले आएगा 2, पहले आएगा 2, फिर 5, फिर 1, फिर 3, फिर 4, सॉरी हाँ फिर 4, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा सी ही होगा। ओके, यहाँ ऑप्शन में थोड़ा मैंने टाइप में कुछ गलती कर दी है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन दिए गए हैं, चलिए पहले कथन को पढ़ते हैं, ठीक है, और उसका कारण भी दिया गया है। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है, ठीक है। कारण देखते हैं। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया है, यानी माँ और बाप के रहते हुए भी वो बिना माँ बाप का हो गया है। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों असत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। तो आप बिल्कुल आप पहचान सकते हैं, आसान है कथन, यहाँ पे ज़्यादा टफ नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन 37। यह परीक्षा गुरु से भी एक पूर्व लिखा गया है, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया है। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है, किस उपन्यास के बारे में ये जो कहा जा रहा है। निसहाय हिंदू, ठीक है, निसहाय हिंदू उपन्यास के बारे में कहा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का क्या अर्थ है। एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, अर्थ जरूर पूछेगा, ठीक है, चाहे उपन्यास कहानी। शोर हो रही हो, शोर आपको सुनाई दे रहा होगा ना बहुत। यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, सॉरी वीडियो बनाती हूँ, बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत शोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आजीवन कारावास,
है ना। दामुल हौज का राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास। अगला प्रश्न है जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है। तो आप ये भी उपन्यास देखकर आप ये भी जान सकते हैं कि किस उपन्यास का जो पुनर्प्रकाशन हुआ था, तो उससे भी आप राइट आंसर इसका लगा लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी। राग दरबारी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? तो आप जानते रहिए तमस उपन्यास में है। ठीक है, तमस उपन्यास पढ़े होंगे तो आपको ये देखने को ज़रूर मिला होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़करे आसमानों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमस। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद्व है और स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। यह कथन किस चरित्र का है? यह कथन किस पात्र का है होना चाहिए ना। चलिए बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा महामाया भैरवी का। ठीक है ना, महामाया भैरवी का जो पात्र है उसका है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। मानस का हंस उपन्यास के पात्र कौन है इसमें? तो यहाँ पे अब्दुल्ला बेग। ठीक है, मानस के हंस में अब्दुल्ला बेग भी है और मोहिनी बाई भी हैं। ठीक है, मोहिनी बाई जिससे तुलसी जो है आसक्त रहते हैं मोहिनी बाई पे। और उसके बाद कौन पात्र है? मेघा भगत। ठीक है, 2, 3, 4, केवल 2, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र कौन कौन है? झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे केवल 2, 3, 4 सही होगा। ठीक है, 2 पूरनदेई, लक्ष्मी और बंती। 2, 3, 4, केवल 2, 3, 4 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र कौन कौन है? ठीक है, बाल पात्र को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बाल पात्र भी पूछे गए हैं यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, जोत है, आपके बंटी उपन्यास में बाल पात्र जोत हैं। तीसरा अमी भी है। ठीक है, अमी, जोत, अमी और सुमेर। ठीक है, ये बाल पात्र हैं आपका बंटी उपन्यास में। 2, 3, 4 सही होगा। देखते हैं ऑप्शन डी, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उपन्यास दिए गए हैं, वर्णित स्थल यानी कौन से उपन्यास में किस स्थल का वर्णन हुआ है ये आपको बताना है। ये ऐसा क्वेश्चन एक बार हम सॉल्व कर चुके हैं, तो देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ठीक है, गोदान उपन्यास में जो है बेलारी, मेला आंचल में मेरीगंज, राग दरबारी शिवपालगंज, मानस का हंस चित्रकूट। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2 सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले के बाद में क्रम में लगाइए। यहाँ पे भगवती चरण वर्मा के उपन्यास दिए गए हैं, पहले के बाद में क्रम में लगाना है।
ठीक है। ये जहाँ से मैंने प्रश्न लिया है ऑप्शन ये आयोग की तरफ से गलती है, ये ऑप्शन ऐसे ही दिया गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, देखेंगे भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र जो है 64 में है, 1964। ठीक है, 1964 में प्रकाशन वर्ष है। चित्रलेखा आप सभी को पता है 1934 में है। ठीक है, 1934 में। टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में है, ध्यान रखेंगे। 1946 में प्रकाशन वर्ष है इसका। सभी नचावत राम गोसाई 70 में है, 1970। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, 2, उसके बाद 3, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे। ठीक है, 2 3 1 यहाँ पे हटा देंगे तो डी सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन को काट दीजिए और ये ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैं बता रही हूँ। 2 3 1 4 प्रकाशन वर्ष आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा, आप जानते होंगे तो रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले के बाद में क्रम में लगाइए। इस तरह के प्रश्न आपको 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2 एक बार आप लोग मिला लेंगे। प्रकाशन वर्ष मैंने बताया है कई बार इन सभी उपन्यास का। बाढ़ भर की आत्मकथा 46, 79, गोदान 36, राग दरबारी 68, तमस 73। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग मिला लेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे देख सकते हैं 73, तो लास्ट में तमस 73, तमस जो है 1973 में ही है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बाद में तो सबसे बाद में तो लास्ट में तो तमस आना चाहिए ना। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, 1 मिनट मैं इसको पहले लिखती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 46, जिंदगी नामा 79, गोदान 36, राग दरबारी 68, तमस 73। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सबसे पहले आएगा यहाँ पे, इसको काट दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 3, है ना। सबसे पहले 3, उसके बाद 1 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4 5 2। हाँ सही है, 3 1 4 5 2 सही है बी, है ना। चलिए सही है। देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, दोनों शिफ्ट का प्रश्न लिया था, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, नीचे हम आंसर अभी बाद में देखेंगे, क्वेश्चन बड़ा है तो हम पहले यहीं क्वेश्चन ही देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, नीचे दिए गए कथन, यहाँ पे जो है कथन दिए गए हैं, इसको मैं नहीं पढ़ती हूँ, सबसे पहले कथन ही पढ़ते हैं। प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण है, गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर दोनों सही है। ठीक है ना, दोनों सही है, ध्यान रखेंगे आंसर में यहाँ पे दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये जो है 48 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास में। ठीक है, देख लूँ और क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर अब तो हो गया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। मुझे लग रहा है, मुझे डाउट हो रहा था कि और क्वेश्चन था, नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अच्छे से पूरा क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और रिवाइज़ करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है।